नमस्कार। आवाज देश के में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोरों को आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर आरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाकर इसकी वैधानिकता को बरकरार रखा है। आर्थिक आधार पर आरक्षण को संवैधानिकता और समानता के आधार पर अदालत में चुनौती दी गई थी। क्या आप जानते हैं 14 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान के 124वें संशोधन विधेयक को पारित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना। विधेयक में आर्थिक रूप से कमजोरों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके पारित होने से केंद्र सरकार और निजी संस्थानों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% कोटे का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केंद्र सरकार के रोजगार में भी ये 10% आरक्षण लागू किया गया है। ये कोटा SC ST और अदर OBC श्रेणियों के कोटे के अतिरिक्त एक नया प्रावधान है। पूरे विषय को समझने की कोशिश करेंगे 3 विशेषज्ञ मेहमानों से, और विशेषज्ञ मेहमानों से करवा देता हूं आपका परिचय। देश रतन निगम हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चक्षु रॉय हैं, हेड आउटरीच PRS, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर राजकुमार फलवारिया हैं, दलित चिंतक हैं और राजनीति के जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है जनता जनार्दन का। देश रतन जी, क्या माना जाए, अब इस बेंच ने जो कहा है, जो फैसला दिया है, उसके बाद इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया है? जो अधिकार किसी को भी प्राप्त है, जैसे जो याचिकाकर्ता गए हैं, उनको रिव्यू का अधिकार तो है, वो जा भी सकते हैं। ये उनको तय करना है कि वो इस फैसले के खिलाफ जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। अगर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनर्विचार कर सकता है, पुनर्निरीक्षण कर सकता है, तो वो तो एक अधिकार उनके पास है। लेकिन ये जो निर्णय आया है, इसको मैं बहुत उत्तम मानता हूँ जी। कारण ये है कि बिना किसी भेदभाव के जो आरक्षण पहले से प्राप्त था SC ST OBC को, उसको उन्होंने नहीं छुआ है। वो अधिकार उनको प्राप्त है, वो आरक्षण चलता रहेगा। दूसरा, इन्होंने सामान्य वर्ग के लिए जो बाकी 50% है, उसमें से 10% आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को ये आरक्षण दिया है। क्योंकि गरीब ने क्या अपराध किया है? गरीब तो ना जाति देखता है ना पाति देखता है। तो वहाँ पर उस गरीब को, और ये अगर आप प्रस्तावना देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसे हम प्रीएम्बल कहते हैं, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो हमारे देश की जनता है, उसने साफ निर्णय लिया हुआ है कि भारत के हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलवाना है। देखिए, जो शब्द आर्थिक है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आर्थिक आधार पे ही मिला हुआ है ये। दूसरा, हर व्यक्ति को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर। क्या गरीब को समान प्रतिष्ठा या समान अवसर मिल सकते हैं? क्योंकि उसको गरीबी के कारण नहीं, उसको आप अमीर से बराबरी नहीं कर सकते। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, समानता का अधिकार जो होता है वो बराबरी वाले पे होता है। आप किसी अनइक्वल को इक्वल के साथ बराबर नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने, सरकार ने जो एक विशेष प्रावधान बनाया, 10% EWS कोटा जो बनाया, वो एक अलग कोटा है, स्पेशल प्रोविज़न बनाया, और उस स्पेशल प्रोविज़न के तहत उन गरीबों को समान अवसर देने की कोशिश करी, जिससे कि वो अपने आप को ऊपर उठाएं, और जो हमारा मेन स्ट्रीम है उसमें आके वो बहुत सारे कंपटीशन है, सरकारी नौकरी है जैसा आपने बताया अभी, या निजी संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान है, उनमें उनको रिजर्वेशन का दिया, जिससे कि वो ऊपर उठें। और किसी के अधिकार को ले नहीं रहा है। ये कुछ बात भ्रम फैलाया जा रहा है कि औरों के अधिकार को मार रहा है, नहीं। जो अधिकार लोगों को प्राप्त है वैसे ही है, जैसे CA का भ्रम फैलाया गया था कि किसी का अधिकार छीन रहा है, वहां पे भी कोई अधिकार नहीं छीने गए थे। लेकिन चक्षु जी, एक बात तो साफ है, पूरी प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं, विधेयक बनने तक की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो अपनाई गई, विधेयक बना, उसके बाद कानून का रास्ता क्यों अख्तियार किया गया? प्रतिम जी, आपने अच्छा किया कि आपने ये सवाल उठाया संसदीय प्रक्रिया का, क्योंकि जो ये माननीय
सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें भी संसदीय प्रक्रिया के बारे में बात की गई। हमारे जो युवा हैं जो आज ऑडियंस में हैं उनको अगर मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दूं कि ये संसदीय संशोधन आया कैसे, तो जो 2018 का शीतकालीन सत्र था तो वो 2018 तक सीमित नहीं था, वो कुछ 8-9 जनवरी तक 2019 को गया। और थावरचंद गहलोत जो उस वक्त हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे, उन्होंने इस संवैधानिक अमेंडमेंट को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया, राज्यसभा से पास हुआ और फिर लोकसभा से पास हुआ। अब जब हमारा संविधान बना था तो संविधान के अंदर एक प्रोविज़न ये था कि आज जो संविधान बना है उसमें शायद आगे जाके ऐसी कुछ ज़रूरतें आएंगी कि संविधान को संशोधित करने की ज़रूरत पड़ेगी। और हमारे संविधान के निर्माताओं ने ये सोचा कि संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट रहे जो कि ज्वलंत रहे, जीवित रहे, तो उसमें बार बार संशोधन आए। पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर संविधान में संशोधन आए तो ऐसा ना हो कि सिर्फ इसे आप एक नॉर्मल मेजॉरिटी से पास कर सकें। सो संविधान में ये कहा गया कि अगर संविधान को आप कभी भी बदलना चाहेंगे तो आपको एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी लोकसभा और राज्यसभा की। फिर हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, उसमें एक सेफ गार्ड प्रोवाइड किया कि मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मतभेद हो तो बाकी किसी कानून में मतभेद को तोड़ने के लिए आप एक जॉइंट सेशन बुला सकते हैं। बट अगर आपको संविधान में संशोधन करना है और उसमें लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो तो आप जॉइंट सेशन बुलाकर उस मतभेद को नहीं तोड़ सकते। तो जब ये संवैधानिक संशोधन पास हुआ तो इस संशोधन ने क्या किया, जैसे देशरत्न जी बता रहे थे कि हमारे संविधान में समानता है, तो आर्टिकल 15 और 16 समानता की बात करता है और ये कहता है कि जो हमारा स्टेट है वो रेस के हिसाब से या जाति के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी चीज़ में। और फिर वो कुछ अफर्मेटिव एक्शन की बात करता है कि भाई कुछ लोगों के लिए जो कि किसी कारण से वीक हैं तो उनके लिए कुछ प्रावधान करे गए हैं। अब जो ये संवैधानिक 124वां संशोधन आया फिर वो 130वां संशोधन बना, उसमें क्या किया गया है कि 15 और 16 जो हमारा आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें इस चीज़ को जोड़ा गया है। एंड जैसे देशरत्न जी कह रहे थे कि किसी के अधिकार को लिया नहीं गया, एक अधिकार को जोड़ा गया है। अब इससे दूसरी चीज़ उठती है और वो दूसरी चीज़ ये है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने तो ये कह दिया था कि भई आप संविधान का संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी न्यायपालिका थी उसने आकर कुछ सालों बाद ये कहा कि संविधान के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि जिन्हें बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, उनका आप संशोधन नहीं कर सकते। तो अब जो ये EWS का जजमेंट आया है उसमें ये कहा गया है कि जब संसद ने ये कानून एक बहुमत, एक स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया है तो इस कानून के इवैल्यूएशन में, इस संवैधानिक संशोधन के इवैल्यूएशन में ये देखना है कि भाई ये संसद ये कर सकती है कि नहीं कर सकती। और जजमेंट में ये कहा गया कि भाई ये किया जा सकता है और ये लीगल है, संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। राजकुमार जी, एक बात सामने आती है कि जब प्रावधान किया गया संविधान निर्माताओं के द्वारा आरक्षण का, तब आर्थिक असमानता तो थी ही, लेकिन सबसे ज्यादा सामाजिक असमानता थी। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है जिनको 10% आर्थिक रूप से दिया जा रहा है उनके साथ वो सामाजिक असमानता की स्थिति नहीं है। फिर ये क्यों लाया जा रहा है? निश्चित तौर पे ये मांग पिछले 3-4 दशकों से चलती रही है कि सामान्य वर्ग को भी, आप जो सामान्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर है उनको भी आरक्षण की व्यवस्था की। 3 दशकों से 4 दशकों से मांग रही है। और मैं थोड़ा सा आपको, हमारे युवा पीढ़ी को बताना चाहता हूं कि जो आरक्षण जो व्यवस्था है ये 1950 से लागू हुई ऐसा नहीं है। सबसे पहला आरक्षण छत्रपति शाहू जी महाराज ने 1902 में अपनी रियासत में लागू किया था, जब उनकी रियासत थी। मद्रास प्रेसिडेंसी थी तब भी आरक्षण लागू हुआ था। 1882 में हंटर कमीशन भारत में आया था, तब उस समय महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा कि शिक्षा संस्थानों में, क्योंकि शिक्षा पिछड़ा गया था तो उन्होंने SC/ST उस समय कैटेगराइज नहीं था, तो उन्होंने कहा पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए शिक्षा के अंदर। तो मेरा यह कहना, 1932 में हमारा पूना पैक्ट आया, उस समय स्वतंत्रता थी, तो आरक्षण की व्यवस्था 1950 से लागू हुई ऐसा नहीं है। आरक्षण का इतिहास
स्वतंत्रता से पूर्व का है। अगर मैं इसे कहूं कि 1902 से तो मैं देखता हूं छत्रपति शाह, और आपको यह भी बताना चाहता हूं बाबा साहब अंबेडकर जब स्कॉलरशिप से गए थे वो इसी आरक्षण की व्यवस्था से स्कॉलरशिप में यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, इसी व्यवस्था से। अब मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, पिछले 3 दशकों से 4 दशकों से आरक्षण के कारण समाज के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन था, एक कुंठा थी, एक संघर्ष था। सामान्य वर्गों को लगता कि ये सारा हमारी सारी सुविधाएं ये लेके जा रहे हैं, ये वर्ग लेके जा रहा है, और एक रिएक्शन था। और उस रिएक्शन में ये हर बच्चे अभी भी कहेंगे आरक्षण क्यों दे रहे, जाति के आधार पर, आर्थिक आधार पर देना चाहिए। और ये सभी युवाओं की मांग थी, समाज की मांग थी। उस मांग को देखते हुए वर्तमान सरकार 2019 में समाज की भावनाओं को देखते भी और सामान्य वर्ग में भी जो आर्थिक रूप से कमजोर थे उनको भी स्थान मिलना चाहिए। और आरक्षण की व्यवस्था, हमेशा ध्यान रखें, आरक्षण की व्यवस्था उसके लिए होती है जो कमजोर होता है। आप बस में जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, लिखा होता है रिजर्व फॉर वुमेन्स, इसका मतलब आपके लिए आरक्षित कहीं जाती है क्या उसमें? क्योंकि आप शारीरिक रूप से या कोई भी और कारण से हो सकता है, महिलाओं के लिए रिजर्व है, रिजर्व फॉर द डिसेबल्ड पर्सन, रिजर्व फॉर द सीनियर सिटीजन। तो आरक्षण की व्यवस्था हमेशा समाज में उस वर्ग के लिए की जाती है जो समाज के अंदर कमजोर है और कहीं ना कहीं पीछे रह गया। तो सामान्य वर्ग में भी एक ऐसा वर्ग था जो आर्थिक रूप से कमजोर था, उसको भी समाज में समकक्ष लाना था, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था 10% की। और 2019 में उस समय की सरकार ने इस बिल को पास किया। लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि ये जो आरक्षण की व्यवस्था 10%, ये संविधान के मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के खिलाफ है। मूल ढांचा क्या बोलता है कि आरक्षण 50% अधिक नहीं होना चाहिए, इंदिरा साहनी केस में आता है मामला। और दूसरा हम ये कहें कि केशवानंद भारती वाला भी एक मूल स्ट्रक्चर आता है, मूल स्ट्रक्चर। लेकिन मूल स्ट्रक्चर जो इंदिरा साहनी केस में, उसमें यह कहा है कि हमारा देश की जो संविधान का जो मूल ढांचा ये जरूर कहता है कि 50% अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन आज भी दक्षिण के कई भारत में 75% तक आरक्षण है। दूसरा 50% का जो हम बात करते हैं वो भी एक फ्लेक्सिबल है, समाज की आवश्यकता। आरक्षण मतलब जब जब समाज में कमजोर तबका होगा, चाहे वो महिला हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, उसकी व्यवस्था को सुरक्षित करना, सामाजिक सुरक्षा करना। और मुझे लगता है कि समाज में सामाजिक समरसता, समाज में समभाव, सब लोगों के लिए आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया। जनता जनार्दन के बीच कुछ सवाल उठे कि इस पूरी व्यवस्था को किस तौर पर देखते हैं, जो फैसला दिया गया इस पीठ के द्वारा, क्या उससे सहमत हैं, क्या कुछ सोचता है युवा? हमारे देश में लगभग बीपीएल यानी कि गरीबी जो पिछड़े हैं लगभग 37 से 38 करोड़ हैं, और यदि सवर्ण की बात करें तो लगभग 5 से 6 करोड़ के आसपास है। और 5 से 6 करोड़ के आसपास जनसंख्या के लिए सिर्फ 10% के आरक्षण, और बाकी के लिए मान लेते हैं 49.5% यदि आरक्षण है, तो इस तरह से हम ऐड करें ओबीसी लगभग 50%, एससी एसटी और को मिला देते लगभग 49.5% ही है। तो इस तरह से जनसंख्या की यदि रेशियो देखें तो आरक्षण का जो रेशियो है ईडब्ल्यूएस जो है वो काफ़ी, यानी कि लगभग 1 करोड़ 2% पड़ते हैं। और उधर यदि हम बात करें तो उसका रेशियो देखें तो लगभग 1 करोड़ 0.5 करोड़ पड़ते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि क्या ये अनफेयर, अनजस्टिस टाइप की फैसला नहीं है? आजकल देखते हैं कि हम जब इम्प्लीमेंट की बात आती है तो हमारे लिए ये मतलब बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, क्योंकि जो भी स्वर्ण जाति के है या कोई भी जो भी अपने दर से उठ चुके हैं उस SC ST से जो उनकी अपर कास्ट हो जाती है सर, तो सर वो इसका ज़्यादा फ़ायदा लेते हैं, ना कि जो सच में हकदार होते हैं सर इसका फ़ायदा। तो हमारा सर मेरा प्रश्न है कि इसको कैसे कम किया जाए? जी, सबसे पहले आपने जो प्रश्न किया मित्र ने कि ये जो रेशियो ज़्यादा है, जबकि आप हमारे यहाँ हमने आरक्षण 4 श्रेणी के हैं। एक सामान्य, हमारे यहाँ जाति व्यवस्था अगर हम कहें कि श्रेणी कहें तो 4 स्तर के, सामान्य वर्ग, दूसरा ओबीसी वर्ग, तीसरा SC वर्ग और चौथा ST वर्ग। ये 4 वर्गों में आरक्षण की व्यवस्था की। जो सामान्य वर्ग है उसमें केवल ब्राह्मण नहीं है, उसमें सभी सामान्य है, नॉन SC ST और OBC। अगर हम इसको निकाल दें तो उसका परसेंटेज 5 और 6% नहीं है, एक विषय। और दूसरा आपने कहा इम्प्लीमेंटेशन का विषय। इम्प्लीमेंटेशन शैक्षिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण EWS की बात कही, और खासकर शैक्षणिक संस्थानों में, आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ा हूं, हमारे को पूरा डायरेक्शन है कि अगर हमारे पास 100 सीट्स हैं तो हमको पूरा डिटेल देना पड़ता है यूनिवर्सिटी को। हमने 27% फिल किया है, हमने 15% फिल किया, हमने 7.5% फिल किया। अब EWS का कोटा वो हम 10% फिल किया। आपने बोला कि आरक्षण कमजोरों के लिए होना चाहिए, तो
जब से आरक्षण लागू हुआ है तब से पर्टिकुलरली अगर ओबीसी का भी देखा जाए तो इसमें से भी बहुत सारे लोग हैं जो इकोनॉमिकली और एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी देखा जाए तो काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं। तो जैसे जजमेंट ने कहा है कि ये रिजर्वेशन का कुछ टाइम होना चाहिए, तो इसके ऊपर आप क्या टिप्पणी करेंगे? जी रत्नेश जी, यहाँ पर बहुत सारे सवाल आए हैं। उसमें से एक ये भी है कि एक तो इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, और दूसरा यहाँ पर तो हम सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर 10% अलग से आरक्षण क्यों, और एक युवा ने तो कहा है कि ये तो बहुत कम है। देखिए, इम्प्लीमेंट करने का तरीका ये है कि इसमें एक उन्होंने इनकम लिमिट बनाई हुई है 8 लाख रुपए, और उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जो भी उसके तहत आएगा वो देगा, गलत देता है तो उसके प्रावधान है उसको सज़ा देने के लिए, उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए। दूसरा, ये जो कम की आप बात कर रहे हैं, देखिए गरीबों के लिए है, सामान्य वर्ग से गरीब वर्ग के लिए। और दूसरा, ये जो बार बार आपने जैसे उठाया कि उनके हक को मारा जा रहा है, देखिए कोई भी जो अभी रिजर्वेशन या आरक्षण मिला उसको छूता तक नहीं है ये। और इसमें से जो एक्सक्लूड किया गया है, जो छोड़ा गया है उनको, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा साफ कहा है कि जो उनको SC ST और OBC को आरक्षण मिल रहा है वो वहाँ पे गरीब अमीर सबको मिल रहा है। OBC में क्रीमी लेयर है, तो जो ऐसे ही उसमें आता है तो वो उनको नहीं मिलेगा उस क्रीमी लेयर में अगर आ जाएंगे, और यहाँ पर सिर्फ गरीब को दिया जा रहा है। तो अगर हम उनको भी इसमें शामिल कर लेते तो उनको डबल बेनिफिट मिल जाएगा, गरीबी के आधार पे भी मिलेगा और उनको शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पे भी मिलेगा। ये नहीं हो सकता, इसलिए उनके जो ऑब्जेक्शन है उनको उन्होंने निराधार माना कि ये एक अलग से स्पेशल प्रोविजन है सिर्फ गरीबों के लिए, सामान्य वर्ग के, तो ये उनके अधिकारों को ना छूता है ना छेड़ता है जी। तो ये जो एक समानता और एक बैलेंस बनाने की जो बात करी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैध माना है और समानता के आधार पर। और दूसरा, देखिए जो मूलभूत ढांचा है हमारे उसका, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार है, वो मूलभूत ढांचे में आता है। रिजर्वेशन अपवाद है लोगों को ऊपर उठाने का, और उस रिजर्वेशन में जो 10% की जो आया है ये स्पेशल प्रोविजन है, क्योंकि इसको प्रावधान क्रियान्वित करने के लिए इनेबलिंग प्रोविजन है। इसलिए उसको मूलभूत जो 50% सीलिंग लिमिट है जो इंदिरा साहनी के केस में लगाई गई है, वो मूलभूत ढांचे का अधिकार नहीं है, इसीलिए उन्होंने बोला फ्लेक्सिबल है, और वो उसके मूलभूत ढांचे में नहीं आता। मूलभूत ढांचे में सिर्फ समानता का अधिकार आता है, रिजर्वेशन अपवाद है, और उस अपवाद में भी ये जो 10% है वो, क्योंकि हमारा संविधान सीलिंग लिमिट नहीं रखता, उसने 50% 10% नहीं बोला, ये इनेबलिंग प्रोविजन बनाया गया है, इसलिए मूलभूत ढांचे का वो हिस्सा नहीं हो सकता, इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर के विरोध में नहीं है जी। लेकिन चक्षु जी, एक सवाल यहाँ पर भी आया, BPL की बात यहाँ पर की है। BPL का जो दायरा रखा है वो बहुत कम है, और इसमें जो गरीबी का जो मार्क तय किया गया है वो 8 लाख जो है वार्षिक, अगर आपकी आय होगी तब आप गरीब माने जाएंगे। तो ये दोनों में इतनी असमानता क्यों है? प्रतिबिंब जी, जब मैं कभी भी किसी भी विधेयक को देखता हूँ या किसी भी संसदीय प्रणाली को देखता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि जब संसद में चर्चा हुई थी तब क्या बात कही गई थी। तो जब संसद में, और आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ने के साथ साथ आप ये भी देखें कि जब 8 और 9 जनवरी को जब लोकसभा और राज्यसभा में ये कानून पास हुआ था तो हमारे संसद सदस्यों ने क्या कहा था। तो एक चीज़ जो उसमें उठकर आई थी कि हमारे देश में असमानता है, और हम ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि ये असमानता हमेशा के लिए ना रहे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर आज गरीबी है या आज असमानता है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लें और उसकी तरफ कोई काम ना करें कि उसमें कुछ बदलाव ना आए। तो जब वो चर्चा हो रही थी तब शायद एक उस चर्चा में भावना ये थी कि संसद ऐसा क्या काम कर रही है जिससे कि उस असमानता को एड्रेस करने के लिए एक कोई प्रोएक्टिव स्टेप लिया जाए। तो जब मिनिस्टर रिप्लाई कर रहे थे तो उनका जो थ्रस्ट था रिप्लाई का वो इस तरफ था कि हम जो संविधान असमानता की बात करता है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं कि सरकार इसकी तरफ काम करे, उसकी तरफ सरकार ने क्या विषय उठाया है, ये क्या सल्यूशन वो लेके आए हैं। मेरा आप लोगों से एक सुझाव ये रहेगा, आप लोग युवा हैं और आप लोगों को
संसदीय कार्रवाई के साथ जुड़ना चाहिए। एक तरफ से आज आप जुड़े हैं, जब आज इस कार्यक्रम में आए हैं, दूसरा जो आपको जुड़ना चाहिए, आप ये 4 पन्ने का संवैधानिक संशोधन है, उसमें से जो तीसरा पन्ना है वो उसका ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस कि ये क्यों लाया गया था। अगर आप उस एक पन्ने को पढ़ेंगे, मुश्किल से 3 पैराग्राफ हैं उसमें ये लिखा गया है कि ये क्यों लाया गया और इसके पीछे मंशा क्या थी। 2005 वाला संशोधन क्यों लाया गया था, 2019 वाला क्यों लाया गया। अगर आप उसे पढ़ें तो कुछ एक आपकी डाउट्स क्लियर होंगी और आपको ये मालूम पड़ेगा कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो क्या कह रहा है और उसके पीछे मंशा क्या है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट थी, शायद यूएन के माध्यम से आई थी, पिछले 15 वर्षों में तकरीबन 41 करोड़ भारतीय जो हैं गरीबी से बाहर आए हैं। जब ऐसा हो रहा है और जो प्रावधान अभी लागू हैं उसी के आधार पर हो रहा है, तो फिर ये 10% की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सवाल उठता है। मैंने कहा कि समाज में आरक्षण को लेकर बहुत ज़्यादा वैचारिक संघर्ष रहा है और समाज में हमेशा इस बात के लिए कहा, उलाहना देते रहे हैं, आरक्षण मतलब एक हमारा हक माना जा रहा है, हमारा हक लिया जा रहा है, हमारा हक छीना जा रहा है, ये एक परसेप्शन बन रही थी और ये लगभग पिछले कई वर्षों से मांग रही है। उसी मांग, और देश की सरकार जो होती है वो जनता की मांग के आधार पर, जनता की आप कह सकते हैं भावनाओं के आधार पर उसकी उन्होंने 10% की व्यवस्था की। जी, क्या जनता संतुष्ट है कि क्या 10% आरक्षण कर दिया गया है आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए? कोर्ट ने क्या इस जजमेंट को लाने से पहले इस चीज़ को भी सोचा कि आखिर इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, जो फेक सर्टिफिकेट आएंगे या फिर जो एक्चुअली लोग सफ़र कर रहे हैं वो ना आगे आ पाए, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? इसके साथ मैं एक अपना सवाल भी जोड़ देता हूं। जब हम जातिगत आरक्षण को देखते हैं तब भी ये सवाल उठता है कि जो सचमुच उस जाति के पिछड़े लोग हैं ना, जिनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, वो तो कहीं ना कहीं पिछड़े रह जाते हैं। जिनको पता है, जो जागरूक हैं, जिनको पता है इस आरक्षण का लाभ कैसे उठाया जा सकता है, वो आरक्षण का लाभ उठाए जा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उठाए जा रहे हैं। और वो लोग जो पिछड़े थे, कहीं ना कहीं समाज में जिनकी अवहेलना हो रही थी, वो उनकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। क्या ऐसा इस 10% आरक्षण के साथ तो नहीं हो जाएगा? देखिए, पहली तो बात यह है कि दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर आर्थिक आधार है और पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं मिलेगा। जिसने एक बार ले लिया वो ऊपर आ गया। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, जो पहले रिजर्वेशन चल रहे हैं जो हमारे संविधान में, वो टेम्परेरी था, लेकिन किसी कारण से एक परमानेंट हो गया, क्योंकि जो आधार होना चाहिए, जो फ़ायदा होना चाहिए था, वो अभी तक ज़मीनी स्तर पर पूरी तरह से उतरा नहीं है। कारण क्या है? और ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पे सबको मंथन और चिंतन करना चाहिए कि SC ST में पीढ़ी दर पीढ़ी वो बेनिफिट लेते जा रहे हैं और एक ही परिवार वो एक स्तर पर आ गया और वो लिए जा रहा है। तो एक्चुअल जो बेनिफिट जाना चाहिए, जो नीचे सबको जाना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो समान अधिकार उसको नहीं, और ना समानता पे आ रहा है। वो अगर एक ही 1950 से अगर आप देखेंगे कि कई एक ही परिवार में, मैं जानता हूँ बहुत सारे परिवारों को जिसने सिविल सर्विसेज में 2 या 3 जनरेशन से उनको फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन किसी कारण से ना मैं उनको शैक्षिक रूप से पिछड़ा मानता हूँ, ना सामाजिक रूप से, क्योंकि उनका एक प्रतिष्ठा भी हो गई और समान अवसर भी उनको मिल रहा है। तो इस विषय पे सबको चिंतन करना है और इस विषय पे एक चर्चा की ज़रूरत है। दूसरा, जो 10% है, जैसा मैंने बोला, वहाँ पर अगर आपके परिवार को एक बार आर्थिक आधार पर मिल गया तो आपकी दूसरी जनरेशन को, पीढ़ी को नहीं मिलेगा। जी राजकुमार जी, एक सवाल जो है बार बार ये भी उठता है, जैसा आपने भी कहा कि आर्थिक रूप से होने चाहिए, जातिगत नहीं होना चाहिए आरक्षण, तो क्या ये फैसला उस स्थिति में हमें ले जा रहा है, उस तौर पर भी जो है निगम जी ने जो कहा, मैं उसको थोड़ा, और आपने जो बात उसको क्लियर करता हूँ। आरक्षण हमारे यहाँ 3 तरह का है। एक, जाति के आधार पर आरक्षण, जिसे हम SC और ST के कहते हैं। एक है कैटेगरी के आधार पर, जिसे हम OBC आरक्षण बोलते हैं। OBC आरक्षण में वह सभी जातियां जिसमें धर्म का कोई बंधन नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि गोस्वामी भी OBC कैटेगरी में आता है, जिसे हम ब्राह्मण कह सकते हैं। तो वो एक श्रेणी है जिसको स्टेट वाइज 1979 में मंडल कमीशन जो बना था, उस समय का मूवमेंट चला था कि इस देश में कुछ ऐसी जातियां हैं जो बैकवर्ड है, उस आइडेंटिफाइड किया गया। लंबा प्रोसेस चला और 90 के दशक में 1992, जो 80 के दशक में शुरू हुआ, और 1992 के अंदर OBC आरक्षण लागू हुआ। और OBC आरक्षण में हर स्टेट की अलग अलग जातियों को आइडेंटिफाइड किया। हो सकता है याद हो
बिहार में बैकवर्ड होगा लेकिन दिल्ली में नहीं होगा, हो सकता है, मुझे जानकारी नहीं है। हरियाणा हो में नहीं है, विशेष हरियाणा में नहीं होगा, हो सकता है, मतलब जातियां आइडेंटिफाइड की गई, तो वो है जात बैकवर्डनेस के आधार पर, यानी पिछड़ेपन के आधार पर जातियों को फाइंड आउट किया गया। आज भी गांव के अंदर अच्छा पैसा होगा, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन जब आप किसी दबंग के हाथ से निकलेंगे तो आपको सर नीचे रखना पड़ेगा। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पहला जो आरक्षण है वो सामाजिक न्याय के लिए है। दूसरा जो ओबीसी का आरक्षण है वो जातियां जो किन्हीं कारणों से नीचे दब गई थी उनको ऊपर करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए। तीसरा जो आरक्षण जो आज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है सामान्य वर्ग में किन्हीं कारणों से पीछे रह गए उनको समान अवसर देना। आरक्षण का मतलब यही है कि समान अवसर देना, समानता लेकर आना। तो मुझे ऐसा लगता है तीनों आरक्षण को एक कैटेगरी में नहीं तानना चाहिए। तीनों आरक्षण के ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अलग अलग कारण है। जी, आखिरी बिंदु ये कि प्रयास किया जा रहा है कि देश को विकासशील से विकसित बनाया जाए, और हमने कहा कि 41 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं पिछले 15 वर्षों में, और तेज गति करने के लिए भी क्या ये कानून जो है कारगर सिद्ध हो सकता है क्या? एक हम लोग को ये देखना चाहिए था कि इंटेंट और इम्प्लीमेंटेशन, एक इंटेंट संसद की कुछ है, सरकार की कुछ है, और वो इम्प्लीमेंटेशन क्या है। हमारे युवा साथी का एक सवाल था कि अगर वो जब गैप रहेगा तो उसमें क्या रहेगा। तो वो जो गैप रहेगा वो उसको कम करने के लिए ये रहेगा कि आप जैसे लोग जागरूक होंगे, ऐसे कार्यक्रम होंगे, ये सवाल उठेंगे, और फिर इन सवालों पर संसद सरकार को पूछेगी और उस पर अंकुश रखेगी, तभी ये गैप कम होगा। और ये जो जब संसद कोई कानून बनाती है तो उसके पीछे मंशा ये रहती है कि देश का भला हो, और उसमें ऑपोजिशन पार्टीज का भी सपोर्ट रहता है और उसमें सरकार का भी सपोर्ट रहता है। संसद कभी ये सोच के कानून नहीं बनाती कि भाई ये कानून देश के लिए खराब होगा, ठीक है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब कानून बन गया है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर हमारी निगाह कैसे रहेगी। जी और 5 सेकंड इसमें आप अगर देखें, इसमें उन जातियों को खुद बाहर आना पड़ेगा जो विकसित हो चुकी हैं, जिनको समान अवसर मिल रहा है। जैसे तमिलनाडु में एक जाति थी जिसने शेड्यूल कास्ट का अपना रिजर्वेशन छोड़ा है। क्या बात है। तो ऐसी पहल भी जो है देश के लिए बेहद आवश्यक है, और जो कानून लाते हैं देश की भलाई के लिए ही लाए जाते हैं, और ये कानून भी इसलिए लाए जा रहे हैं कि गरीबी की रेखा के जो लोग हैं वो उससे बाहर निकले और कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। और अभी जो है कह सकते हैं मंजिल दूर है, क्योंकि जैसा कि देश रतन जी ने कहा कि रिव्यू किया जा सकता है इसको लेकर, और हो सकता है कि फिर से कोई एक नया कदम उठाने की आवश्यकता पड़े। लेकिन अभी तक का जो फैसला आया है उसका स्वागत यहां सबने किया है, और संभवतः ये फैसला देश हित में होगा और देश को विकासशील से विकसित देश बनाने की राह में आगे बढ़ाएगा। देश रतन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चक्षुराय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रोफेसर राजकुमार फलवारिया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद जनता जनार्दन का। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।